नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर ये कि बिहार चुनाव में अब टुकड़े टुकड़े पर सियासत गरमा रही है। बीजेपी ने सीपीआई के साथ गठबंधन को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपीआई का इतिहास याद दिलाते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर देश तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ खड़े होने का आरोप लगा दिया। नड्डा ने मोतिहारी में टुकड़े टुकड़े पर आरजेडी और कांग्रेस से पूछे सवाल। नड्डा के मुताबिक बिहार में लोग देश के नाम पर वोट देंगे। तो एक बार फिर से राष्ट्रवाद का मुद्दा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही वोट देने की अपील बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। आप उनसे पता कीजिए, आप उनसे पूछिए कि जब हम कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो उस पर उनका क्या कहना? ये टुकड़े टुकड़े गैंग पर उनका क्या कहना? ये समाज को बांटने वाले लोगों को क्या कहना? इन नारों पर उनको क्या कहना है? मित्रों, ये वोट आप अपने खातिर नहीं दे रहे हैं, ये वोट आप देश के खातिर दे रहे हैं, आप प्रदेश के खातिर दे रहे हैं। और इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप तय कीजिए कि प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित है। आप तय कीजिए कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। और इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जगहों से बिहार से जुड़ गए हैं। अरुण सिंह हमारे साथ पटना से हैं, अमित सिंह मुंगेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि सिंह हमारे सहयोगी सीवान से हैं और नीरज कुमार औरंगाबाद से हमारे साथ हैं। तो वहीं अमित पांडे भी हमारे साथ हैं मोतिहारी से। सबसे पहले अरुण, आपके पास आते हुए, आप पटना में मौजूद हैं, वहां से पहले तो अपडेट दीजिए क्योंकि लगातार रैलियां हो रही हैं। और दूसरी बात ये, जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, पहले पाकिस्तान का मुद्दा, अर्बन नक्सलवाद का मुद्दा और अब टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर भी जेपी नड्डा कह रहे हैं कि देश के नाम पर ही बिहार के लोग वोट देंगे। उस पर लोगों का क्या रिएक्शन? देखिए निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव प्रचार वोटिंग के नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। और तेजस्वी यादव की बात अगर करें या फिर आप बीजेपी की स्टार प्रचारकों की बात करें, योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा तक, राजनाथ सिंह तक ये चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कल से शुरू हो रही है और कल मेगा शो शुरू होगा, जब प्रधानमंत्री रैली, एक तरफ रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद राहुल गांधी और उनके साथ तेजस्वी यादव की भी एक संयुक्त रैली होनी है। हमारे साथ संजय मयूख जी हैं। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं पटना में, यहाँ पर बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है, जिसको बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र। बीजेपी लगातार अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है, इसलिए क्योंकि वो उसका संकल्प होता है जिसको वो पूरा करती है। लेकिन संजय मयूख जी, आप राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज दिया था आपने, वो जमीन पर तो उतरा ही नहीं अब तक, तब तक दूसरा घोषणा पत्र लेके आ गए आप लोग। असल बात, विपक्ष स्वप्न दृष्टा है, विपक्ष को स्वप्न देखने की आदत है और हमको जमीन पर काम करने की आदत है। परिणाम बताएगा कि स्वप्न कौन देख रहा है और जमीन पर कौन काम कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने संकल्पों के साथ रहते हैं और उसे पूरा करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता है बिहार का विकास, पूर्वी क्षेत्र का विकास, और उस विकास मार्ग पर अविरल हम चलते रहें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं इनसे और करूंगा, एक वहां पर जरा दिखाइए जयपाल जी, 5 सूत्र 1 लक्ष्य और 11 संकल्प, ये नारा दिया है बीजेपी ने बिहार के लिए। ये 5 सूत्र 1 लक्ष्य और 11 संकल्प क्या हैं? इन संकल्पों को हमारी माननीय वित्त मंत्री तुरंत आपको बताएंगे। इन लक्ष्यों को जो हम पूरा करने वाले हैं, इनके बारे में भी हमारे माननीय भूपेंद्र जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी बताएंगे। ठीक है, 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प क्या है? अरुण, लौटेंगे इसके लिए आपके पास और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है आज संकल्प पत्र में, क्योंकि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बिहार के लोग देश के नाम पर वोट देंगे। तो संकल्प पत्र में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर तस्वीर साफ होगी। हम सीधे मुंगेर रुक कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, देश के नाम पर वोट, और आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र भी जारी होगा, बाकी दलों की तरफ से भी जारी किया गया है। इस सबके बीच लोग किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर चाहते क्या है जो सरकार आएगी राज्य में, उससे किस तरीके की उम्मीदें हैं और वोट किस मुद्दे पर? जी हाँ, बिल्कुल। जो अभी जो मुद्दा है फिलहाल जो है बिहार चुनाव में टुकड़े टुकड़े चीन, पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, सीधे इनसे हम जान लेते हैं। ये बताइए, मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद मुद्दा है यहाँ पर या फिर लोकल मुद्दे हैं? लोकल मुद्दे क्या क्या है? लोकल मुद्दे हैं जो, आप बताइए मुद्दा क्या क्या है यहाँ पे? मुद्दा यहाँ पर ना कोई डिग्री कॉलेज अभी तक खुला है, ना कोई सड़क की सुविधा है, ना कोई यहाँ हॉस्पिटल पे प्रखंड वाइज में कहीं भी डॉक्टर नहीं है, नहीं चिकित्सा कर्मी है, और बदहाल स्थिति है लखीसराय में। माननीय जो है 10 साल का कार्यकाल है और माननीय का यहाँ इतना
विकास के नाम पर जीरो है और माननीय हर एक जगह जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। अरे ये बताइए, आप युवा हैं, मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? क्योंकि एंट्री हो चुकी है बिहार चुनाव में पाकिस्तान का, चीन का, टुकड़े टुकड़े का, राष्ट्रवाद मुद्दा है कि लोकल मुद्दे हैं? क्या मुद्दा है? यहाँ पे लोकल मुद्दा है। मेन मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी का है, जो कि 168 लखीसराय विधानसभा में माननीय मंत्री जी 15 साल से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, लेकिन यहाँ पे विकासवाद जो है, विकासवाद के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। इस बार हम लोग युवा को समर्थन देने जा रहे हैं और सुजीत कुमार जी को भी। ये बताइए कि मुद्दा क्या है? मुद्दा बस यही कि यहाँ के जो माननीय विधायक मंत्री जी हैं, कुछ ना किसी को मुद्दे को बताइए। पाकिस्तान की बात बीजेपी ने कही, अर्बन नक्सल की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, और अब टुकड़े टुकड़े गैंग भी आ गया है बिहार के इस चुनाव प्रचार के दौरान। तो वोट किसके नाम पर होगा? क्या देश के नाम पर होगा? स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे? इस पर हम लगातार अपने सहयोगियों से बातचीत करते रहेंगे, जानने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि बिहार में बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीपीआई के साथ गठबंधन करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। बिहार के पालीगंज में हुई चुनावी रैली में उन्होंने टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वालों को चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने आरजेडी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा दिया। राजद और कांग्रेस एक नए कोरोना के रूप में भाकपा माले को लेकर के आपके बीच में से छोड़ना चाहता। ये कोरोना से कम नहीं है। चलो, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ भारत के उच्च संस्थानों में नारेबाजी कर रहे हो, कांग्रेस और राजद का उन्हें समर्थन मिलना, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत के राजनीतिक क्षेत्र में दूसरा नहीं हो सकता है। और यही कुत्सित मंशा के साथ ये लोग आकर के एक बार फिर से देश के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद और उग्रवाद को फैलाने की खुद भी चेष्टा कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को हमें कतई सफल नहीं होने देना है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों का समर्थन करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा ने भी टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर निशाना साधा आरजेडी और सीपीआई के गठबंधन पर। हम सीधे रुक कर लेते हैं अमित पांडे, मोतिहारी से हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ है। अमित, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान, अर्बन नक्सलवाद और इसके अलावा अब एंट्री हो गई टुकड़े टुकड़े गैंग की, लोगों का क्या सोचना? और आज तो बीजेपी संकल्प पत्र भी जारी करेगी, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस क्षेत्र में अहम जनसभा की थी और वहां पर साफ तौर पर ये किया था कि जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है ये चरम पर है और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं जिसके आधार पर वो जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने। और इसका भी जिक्र किया था। हमारे साथ लोग हैं, हम बात करते हैं। ये बताइए, कल योगी नाथ जी आए थे और उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र किया था, कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी कोरोना है, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर? आरजेडी जब कोरोना पार्टी है, टुकड़े टुकड़े पार्टी है, तो बीजेपी क्या है? बीजेपी तो वही पार्टी है। पार्टी तो पार्टी ही होती है ना, बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो। हम किसी और पे मुद्दा लगाएं कि आरजेडी कोरोना पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कोरोना पार्टी है, तो बीजेपी क्या है? बीजेपी तो खुद ही कोरोना पार्टी है। देखिए, यहाँ पर और लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है और देश को बांटना चाहते हैं, तो किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे? बोलिए। चलिए ठीक है अमित, आएंगे आपके पास। तो टुकड़े टुकड़े की मंशा रखने वालों को आरजेडी का समर्थन और उस पे निशाना साधते हुए तमाम बातें दरअसल बीजेपी कर रही है। हम लौटेंगे आप सभी के पास। इस सबके बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। टुकड़े टुकड़े पर बिहार में शुरू हुई सियासत पर आरजेडी ने बीजेपी पर किया पलटवार। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। ये जो थी गेरुआ बस्तर पहन करके, ये गेरुआ बस्तर का भी अपमान है। जिस ढंग का जहरीला भाषण करते हैं गेरुआ वस्त्र वाला, अगर आदमी जो है समाज में घृणा और नफरत फैलाता है तो उसको गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, योगी आदित्यनाथ ने टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की और सवाल उठाया आरजेडी और सीपीआई के गठबंधन को लेकर। जेपी नड्डा ने भी यही तमाम बातें कही, लेकिन अब आरजेडी ये कह रही है कि दरअसल ये नफरत की राजनीति है जो बीजेपी कर रही है। उस पर लोगों का क्या कहना है?
चलिए नीरज, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपके पास हम लौटेंगे। रवि भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, लोग किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ टुकड़े टुकड़े की बात कहकर योगी आदित्यनाथ ने, जेपी नड्डा ने आरजेडी और सीपीआई के गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं अब आरजेडी ने भी पलटवार किया। वो ये कह रहे कि ये दरअसल नफरत की राजनीति है, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। उस पर लोगों का रिएक्शन? सीवान में हूं मैं इस समय और हमारे साथ में तमाम लोग हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और लोगों से पूछते हैं, ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के नारेबाजी करती है, भारत देश के टुकड़े टुकड़े को लेकर जो है नारेबाजी करती है, और दूसरी बात ये लोग कोरोना से कम नहीं है। आप मानते हैं? क्या गलत कहा है उसने? उन्होंने, योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगा अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके समर्थन में आया कौन? कांग्रेस पार्टी की युवराज राहुल गांधी आए और कम्युनिस्ट पार्टी आई। तो सही तो कहा है उन्होंने कि अच्छा, ये बताइए कि बिहार इलेक्शन में ये तमाम जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे हैं? आप क्या मानते हैं? स्थानीय मुद्दा। स्थानीय मुद्दा जी, जैसे आप बताइए। जैसे कि यहाँ पे बेरोजगारी को लेके बहुत विपक्ष हल्ला कर रहा है। हाँ। तो हमारे नीतीश कुमार जी आश्वासन भी दिए हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बहुत हद तक उसको कोशिश की है कि आगे बढ़ाए, और आगे भी लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी होते हैं तो बेरोजगारी। राष्ट्रवाद या फिर बीजेपी की तरफ से लगातार जो कहा जा रहा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े के नारेबाजी करने वाले कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं और कोरोना से कम नहीं है, क्या ये तमाम मुद्दे इस चुनाव में है या स्थानीय मुद्दे मानते हैं आप? नहीं, हम तो स्थानीय मुद्दे मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जो बिहार में विकास किया है वो विकास हमारा मुद्दा है, और हमारी अगली सरकार आती है तो पुनः हम विकास करेंगे। ये बताइए कि विकास के नाम पर तो तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने जो किया है वो तो बोलेंगे, उनके पिताजी 15 साल में जो रोजगार मतलब बिहार को दिए थे, लूट डकैती हत्या और मतलब इसका छिनतई का, तो तो वही बोलेंगे, दूसरा तो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके पास दूसरा कुछ है नहीं। क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं ये तमाम जो मुद्दे हैं बीजेपी के नेता बोल रहे हैं राष्ट्रवाद और तमाम चीजों को लेकर, जैसा मैंने जिक्र किया, वो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, स्थानीय तो मुद्दे तो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय विधानसभा का चुनाव है। यहाँ जो भी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी के जो कार्यों के द्वारा किया गया है, ये तो मुद्दे सर्वोपरि है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये भी मुद्दे कहीं न कहीं यहाँ के लोगों के दिमाग में आरजेडी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि 7 निश्चय योजना का क्या हुआ। चलिए ठीक है रवि, लौटेंगे आगे भी इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ भी और बाकी सहयोगियों के साथ भी, लेकिन इस सबके बीच आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि सिस्टम के खिलाफ काम करना गलत है, बंदूक की नोक पर सत्ता संभालने वालों को जनता जवाब देगी। के जुबान नहीं चलते हो, तलवार चलते हो, ये जो बंदूक के संगीन पर सत्ता संभालने का काम करते हो। इसी बिहार में मसौरी जहानाबाद के इलाका में 10 वर्षों तक गांव में शादियां बेटियों के नहीं हो सकी, बाहर में जाके लोग शादी करते थे, एक एक स्कूलों के खिड़की दरवाजे नोच लिए गए, कोई अच्छे लोग घर से नहीं निकलते थे, छोड़ के शहर चले आए थे, और उन लोगों को फिर प्रश्रय देके आप आतंकित करना चाहते हैं बिहार के लोगों को, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाने की कोशिश का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं के बयानों को विभाजनकारी बताया। रणदीप जी, योगी आदित्यनाथ आए, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा आए, पाकिस्तान की बात उन्होंने कही, शशि थरूर की बात कही, धर्मेंद्र प्रधान ने अभी कहा इंटरव्यू में कि कांग्रेस पाकिस्तान को सर चढ़ाती है। सच्चाई है आदरणीय मित्र, पिछले चुनाव में भी याद करिए अमित शाह जी ने कहा था कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो पूछिए ना, अब तो नीतीश बाबू उनकी गोदी में बैठे हैं, पटाखे फूटे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान पाकिस्तान, शमशान रमज़ान, हिंदू मुसलमान, अरे बिहार के लिए क्या है ये बताइए।
तो कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी के पास बताने के लिए बिहार में क्या किया, ये है कि नहीं है, उस पर जवाब दे। हम सीधे रुक कर लेते हैं रोहतास से। हमारे नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहतास से। नीरज, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि आप हिंदू मुस्लिम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास इन पिछले कार्यकाल में जो आपने किया उसको बताने के लिए कुछ नहीं है। लोग कांग्रेस के इस हमले को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए गायत्री, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में हैं हम लोग और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होगी और डालमिया नगर में, संयुक्त बिहार में डालमिया नगर का नाम जमशेदपुर और बोकारो के साथ लिया जाता था। और ये जो चिमनी दिख रही है आपको, इस औद्योगिक शहर जो कि अब खत्म हो चुका है, उसकी एक स्मृति शेष के तौर पे देख सकते हैं। हमारे साथ लोग हैं, इनके लिए क्या राष्ट्रवाद मुद्दा है या कोई ज़मीनी मुद्दे हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दा है? कि इंडस्ट्री और कुछ रोज़गार आए यहाँ पे, और हम लोग उसी पे कोशिश करेंगे कि हम लोग उसी पे वोट करें। लोग आते हैं और वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन उस वादे इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वो वादों से वादे पूरे नहीं होते। राष्ट्रवाद मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री तेजस्वी नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, इनसे हम लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इनके प्रधानमंत्री काल में हम लोगों का रोहतास इंडस्ट्रीज खुलेगा, जो कि इस फैक्ट्री से डेहरी, काराकाट, विक्रमगंज, सासाराम, नोखा, ये सारे विधानसभा क्षेत्र हैं। कुछ हुआ बाद में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो रोहतास का धरोहर है, हमारे डालमिया नगर फैक्ट्री, ये एशिया महादेश का दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट्री था और इसको नेताओं ने आज़ादी के बाद लूटना शुरू किया और 15 साल में बिल्कुल ईंट से ईंट बेच दिया गया। सभी पार्टियों ने 1938 में इस फैक्ट्री की स्थापना की। राष्ट्रवाद मुद्दा है। नीरज लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से हम पटना की तरफ रुख कर लेते हैं। अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी होगा। अरुण, क्या उम्मीदें हैं इस संकल्प पत्र से, वहां कार्यकर्ताओं को भी और लोगों को भी? देखिए, कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से, लगभग 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पर खास ध्यान दिया है और बिहार को आर्थिक पैकेज दिया है। विपक्ष जरूर सवाल ये पूछता है कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज है वो जमीन पर, धरातल पर उतरा है कि नहीं। एक बार फिर बीजेपी अपने संकल्प पत्र के साथ जनता के बीच बिहार के जा रही है और कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां यहाँ पर है और कल से ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी ज्वाइंट एक रैली होने वाली है। यानी असली मायने में अगर बिहार चुनाव का मेगा शो जो है उसकी शुरुआत कल से होने वाली है और ये बहुत अहम है। बीजेपी अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र अलग जारी करती है, जेडीयू अलग जारी करती है, कांग्रेस अलग करती है और आरजेडी अलग करती है, लेकिन दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी दोनों धड़े चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं, उनका घोषणा पत्र अलग अलग जारी होता है। और उसके बीच जो बड़ी कंट्रोवर्सी कल हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर सत्ता में वो आते हैं तो जो मद्य निषेध कानून है, यानी शराबबंदी है, उसके कुछ प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी हमलावर हो गई थी और कह रही थी कि जो महिलाएं खासतौर से जिनको बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है, युवाओं को फायदा हुआ है, जिनको शराब की लत लग गई थी शराबबंदी से, उसका जवाब देते हुए कांग्रेस से कहती है कि एक संगठित गिरोह चल रहा है जो अवैध शराब की तस्करी हो रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि जेडीयू और बीजेपी के नेता उसमें शामिल हैं। तो अभी से थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी करेंगे और उसमें बिहार की आर्थिक प्रगति को लेकर के केंद्र सरकार किस तरह से काम करेगी और राज्य सरकार के साथ मिलकर बीजेपी किस तरह से काम कर दी, उसका खाका निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। अमित पांडे की तरफ भी चलते हैं। अमित, वहां पर क्या लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इससे पहले भी कई दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसको लेकर रिएक्शन, और आज बीजेपी के संकल्प पत्र से क्या उम्मीद? देखिए, बीजेपी के संकल्प पत्र से क्या उम्मीद है, हम यहाँ से मोतिहारी के लोगों से हम जानते हैं। सर ये बताइए, आज बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट संकल्प पत्र जारी करेगी, आप यहाँ के निवासी होने के, चंपारण के निवासी होने के नाते क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करे सरकार से? क्या आशाएं हैं आपकी? आशाएं तो कुछ नहीं दिख रही है, लेकिन अब जब वो विजन डॉक्यूमेंट अपना जारी करेगी तो आपकी क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट वो जारी करेंगे? घोषणा पत्र। मतलब घोषणा पत्र, हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, काम क्या बीजेपी के स्थिति में काम कहाँ पे होता है? काम कहाँ है? काम अगर रहता तो हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम बीएससी किए हुए हैं। कुछ छात्र भी हैं हमारे साथ। आप बताओ, अगर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, क्या कहना चाहोगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि जो बिहार में स्तर है शिक्षा व्यवस्था का, वो बढ़े, ठीक है,
चलिए ठीक है, जैसे अमित बिहार लौटेंगे में- आपके पास। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो लोग मोतिहारी के हैं उनको अभी तक ये नहीं पता कि घोषणा पत्र क्या है। तो आप सोचिए कि लोग आखिर उम्मीद कैसे रखें, यानी उन तक वो तमाम चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त रवि भी हमारे साथ हैं सीवान से। रवि, वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं? वहां घोषणा पत्र का मतलब भी पता है लोगों को, या फिर उनसे ये पूछिए कि जो अब सरकार आएगी उससे वो किस तरीके की उम्मीद लगाकर बैठे हैं? देखिए, लोगों से हम पूछ लेते हैं कि बीजेपी जो संकल्प पत्र जारी करने वाली है तो किस तरीके की उम्मीद है। देखिए, जो भी संकल्प पत्र होगा युवाओं के लिए, जी बताइए। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जो भी समस्याएं अभी तक अधूरी रह गई है उनको पूरा करने के लिए ये संकल्प पत्र होगा। क्या उम्मीदें हैं इस बार? क्या उम्मीदें हैं बिहार में? क्या होना चाहिए, क्या अधूरा पड़ा है? देखिए, बहुत सारे काम हुए हैं विगत 15 साल में जो पहले काम नहीं हुए थे। क्या होना चाहिए? अभी भी बहुत सारे कामों को भी करना है। जैसे में हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को अच्छे तरीके से और भी हम आगे ले जाएं। युवाओं आप क्या उम्मीद करते हैं? बहुत विकास होगा। उम्मीद विकास हुआ है। और लोगों से बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि बीजेपी की जो संकल्प पत्र जारी होने वाला, क्या उम्मीद करते हैं इस बार? क्या होना चाहिए बिहार में? जी बताइए। बिहार में वर्तमान सरकार जो है बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रही है। हम चाहेंगे कि वह सरकार पुनः आए और यहाँ से स्थानीय प्रत्याशी, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बना के हम भेजें। क्या उम्मीद करते हैं इस बार सरकार से? संकल्प पत्र जारी होने वाला बीजेपी, क्या उम्मीद करते हैं आप? जो बाकी कार्य है हम लोगों के सब पूरा होगा। हम लोग जैसे मंदिर का काम था पूरा हो गया, 370-35 से सब पूरा हो गया। अब बस बाकी मेरा पीओ को ग्रहण करना है। ये मानते हैं कि ये सारे जो मुद्दे हैं 370, इसके अलावा राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो बिहार चुनाव में इस बार हैं? सब है मुद्दे, सब मुद्दे को हम लोग कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और जो शेष मुद्दा है कोरोना के चलते रुका हुआ है, सारा मुद्दा हमारा पूरा होगा। स्थानीय मुद्दे नहीं है इस बार चुनाव में? स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन सब मिला जुला करके यहाँ नरेंद्र मोदी के नाम पर सारे लोग वोट कर रहे हैं। मतलब मोदी जी के नाम पे है या नीतीश जी के नाम पर? मोदी जी के नाम पर। बिहार चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास कार्य को देखते हुए अपराध मुक्त बिहार को कायम करने के लिए ठीक है रवि लौटेंगे आपके पास, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाली सरकार से लोगों को क्या उम्मीद है, क्योंकि बाकी दलों की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया गया। क्या उन घोषणा पत्र में लोगों की उम्मीदें पूरी हुई है, या फिर आज जब बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर रही है तो लोग उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे? इसलिए हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश करें और आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें कि बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि बीजेपी ने सीपीआई के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बोला बड़ा हमला। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर इस गठबंधन के जरिए लोगों में डर पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया और ये कहा कि अर्बन नक्सल की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, जिस पर आरजेडी ने भी किया है पलटवार। बीजेपी का आरजेडी सीपीआई एमएल गठबंधन पर बड़ा हमला। आरजेडी सीपीआई एमएल गठबंधन पर अर्बन नक्सल का ठप्पा। बीजेपी ने आरजेडी पर लगाया डर पैदा करने का आरोप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव में चढ़ती सरगर्मी से जुड़ी, जहां चुनाव करीब आने के साथ साथ वार पलटवार का दौर चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने सीपीआई एमएल के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है और इस गठबंधन को अर्बन नक्सल वाला गठबंधन करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर हमला करते हुए उस पर बिहार के लोगों को डराने का आरोप लगाते हुए अपना चुनावी दांव चल दिया। लालू जी की तस्वीर तो हटा दी। जब आप अपने पिता के बारे में कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, तो उनके ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर हटाने के पीछे राज क्या था कि लोग डरे नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने माले का सिंबल अपने साथ लगाकर बिहार के लोगों के अंदर ये खौफ पैदा किया है
हम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर फिर से वो मुड़कटवा राज स्थापित नहीं होने देगी। हम बिहार की 13 करोड़ जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं। आरजेडी और सीपीआई एमएल के साथ पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस गठबंधन को आड़े हाथों लिया और उस पर अर्बन नक्सल का ठप्पा लगाते हुए इसके बहाने उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देने की चेतावनी दे दी। जो लोग इस सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, ऐसे सब लोगों का जमबाड़ा अर्बन नक्सल जितने हैं वो आकर बिहार की सरजमी पर तेजस्वी यादव के कंधे पर लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो 0 पे आउट हो जाएगी। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरजेडी पर नक्सलवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। बिहार के अंदर नक्सलवाद चरम पर बोल रहा था। जिस प्रकार से जातीय संघर्ष करा करके एक परिवार स्वयं का अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था। इस बार सीपीआई एमएल महागठबंधन में शामिल है। उसे 19 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर उसकी करीब आधी सीटें हैं। यानी बिहार की राजनीति में सीपीआई एमएल को काफी अहमियत मिल रही है। लिहाजा बीजेपी के ताबड़तोड़ वार पर सीपीआई एमएल से हाथ मिला चुकी आरजेडी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और दावा किया कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर चलेगी। जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है और जनता जो है पहचान गई है। इस बार इन लोगों का जो है एक नहीं चलेगा। इन लोगों को लोहे के चने चबा दिया जाएगा और इन लोगों को जो है कि बिहार से इनका आता पता खाता नहीं खुलेगा। इन लोग बैक टू पवेलियन होंगे। विपक्ष चाहे जितने भी दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर लिया है। इस टीम से जुड़े लोगों के मुताबिक पीएम मोदी भी जल्द ही इस चुनाव प्रचार में उतरेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ 12 रैलियों को वो पूरे बिहार में संबोधित भी करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में होगी। 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और तीसरी रैली समस्तीपुर में होगी। 3 नवंबर को पश्चिम चंपारण, सहरसा, अररिया के फारबिसगंज में उनकी रैली होगी। जाहिर है बिहार की चुनावी जंग इस बार बेइंतहा दिलचस्प होने वाली है, जहां एनडीए के साथ नीतीश अपनी 15 साल की सत्ता को आगे जारी रखने की कोशिश में है, तो वहीं 15 साल का सूखा देख चुकी तेजस्वी यादव की पार्टी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। उधर एलजेपी एनडीए से अलग होकर पूरे चुनाव को अलग रंग देने की कोशिश में जुटी है और इन सभी पार्टियों के बीच की खींचतान के नतीजों में ऊंट किस करवट पर बैठेगा, इस पर सबकी नजर गड़ी हुई है। तो सवाल ये कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये चुनाव के बाद और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन हम सीधे नीरज की तरफ रुख कर लेते हैं। नीरज हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ लोग मौजूद हैं। नीरज, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए, लोगों से पूछिए कि जो बीते 15 साल थे वो कैसे रहे और अब आने वाली सरकार से और क्या उम्मीद है। जो तमाम दलों की तरफ से घोषणा पत्र जारी हुआ, क्या वो उम्मीदें उसमें पूरी हुई हैं या फिर कुछ बाकी रहती हैं जिससे आज वो उम्मीद लगाए बैठे बीजेपी के संकल्प पत्र से? देखिए, बिल्कुल चुनावी घोषणा पत्र हो या बीजेपी का संकल्प पत्र हो, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार आई तो नक्सलवाद वापस आ जाएगा। बिल्कुल 15 साल पहले जो नक्सलवाद से हम लोग प्रभावित थे अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन रोजगार चाहिए, न तो फिर पुनः हम लोग नक्सलवाद की ओर अग्रसर हो सकते। आप क्या सोचते हैं? जी, मेरा भी ऐसा मानना है। चूँकि कांग्रेस की जो पार्टी है वो पाकिस्तान की बड़ाई करती है, दिन पर दिन जो है पाकिस्तान के जो वहाँ के जो लीडर हैं वहाँ की बड़ाई करती है, वहाँ के लोग बड़ाई करते हैं। आपने तो इस शहर को बहुत नज़दीक से देखा है और आपने तो एक युग देखा है, कह सकते हैं। चुनावी घोषणा पर से आप लोग को कितनी उम्मीदें रही? इसके समय हम तो रोहतास इंडस्ट्रीज के संबंध में विशेष रूप से बताइए। फिलहाल अभी रोहतास इंडस्ट्रीज लिक्विडेशन में है हाई कोर्ट के अधीन और इसकी परिसंपत्तियों को बेची जा रही है। उसी बेचने के क्रम में सेंट्रल गवर्नमेंट रेल मंत्रालय 2007 में ही इस फैक्ट्री को परचेज कर लिया है। परचेज करने के बाद में बीजेपी अभी तक लेकिन उद्योग नहीं स्थापित हुआ। और कुछ लोग बोलना चाहेंगे? जी, क्या कहेंगे?
सर ये कितना दिन हुआ खरीदे हुए इस उद्योग को, लेकिन आज तक क्यों नहीं एक का रोजगार मिला? यानी रोजगार मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है, लेकिन बाकी मुद्दे भी हैं, लेकिन रोजगार एक बड़ा बाकी मुद्दा मुद्दे भी लोगों हैं, के लिए। लेकिन वहां जहां नीरज खड़े हैं वहां के लोगों के लिए वहां पर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुद्दा है। हम सीधे रुक कर लेते हैं अमित सिंह की तरफ। अमित, अभी बता रहे हैं नीरज के वहां के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार मुद्दा है, उनको नौकरी चाहिए, और बहुत अच्छी दलील उन्होंने दी। उन्होंने कहा रोजगार नहीं मिलेगा तो हम तो नक्सलवाद की तरफ ही अग्रसर होंगे, युवा नक्सलवाद की तरफ ही अग्रसर होगा। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल संकल्प पत्र और यहाँ के मुद्दों के बारे में लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या सोचते हैं। ये बताइए, संकल्प पत्र जारी करने वाली है बीजेपी थोड़ी ही देर में, और मुद्दे क्या क्या हैं यहाँ पे? हमारा पूरा बिहार का मुद्दा बेरोजगारी और उद्योग धंधा, ठीक, जो भी हमारे पुराने उद्योग हैं उनको चालू करने का हम आशा रखते हैं। और चूँकि बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक ना। तो हम नीतीश कुमार से आशा रखते हैं कि आगे से कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दें और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करें। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ के? संकल्प पत्र भी बीजेपी जारी करने वाली, उम्मीदें क्या हैं आपकी? उम्मीद तो है, देखिए सरकार बढ़िया काम कर रही है और माननीय नीतीश कुमार के अगुवाई में मुद्दे की बताइए, मुद्दे पे आइए, क्या क्या है, आप क्या सोचते हैं? तो बेरोजगारी भी है यहाँ, और थोड़ा उद्योग लग जाए। हमारे लखीसराय के आसपास में भी एक भी कल कारखाना कहीं भी कभी भी नहीं लग पाया है, आज तक नहीं इतना। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। गायत्री, आप बताओ मुद्दे क्या हैं संकल्प पत्र? क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लॉकडाउन लगा उसके बाद जिस तरह से रोजगार की बातें हो रही है, तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार बहुत अहम है, रोजगार की बातें होनी चाहिए। और जिस तरह से रोजगार बहुत अहम है, उद्योग लगने चाहिए यहाँ पर। जहाँ से हमारे सहयोगी अमित लोगों की बातें सुनवा रहे हैं, हम सीधे अब अमित मांडे की तरफ रुख कर लेते हैं। बहुत सारे युवा भी अमित आपके साथ दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, जरा उनसे पूछिए उनके लिए आज, क्योंकि आज घोषणा पत्र के बारे में इसलिए बातचीत करना बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सत्तारूढ़ दल है बीजेपी जिसका संकल्प पत्र आएगा। क्या लोगों से पहले बातचीत की गई है? क्या लोगों की उम्मीदों को भांपकर संकल्प पत्र में बातें रखी गई हैं? जरा पूछिए लोगों की क्या उम्मीद है। जी बिल्कुल, और इससे पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हम बेतिया मोतिहारी सीमा पर हैं और मोतिहारी ज़िले में यहाँ पर लोग हैं, अभी ये युवा है ट्यूशन पढ़ के आए हैं और पहली बारी शायद कोई मीडिया टीम यहाँ पर आई होगी, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर रही होगी। हम इनसे बात करते हैं। आज घोषणा पत्र जारी हो रहा है, तो कुछ इनपुट तुम लोग से भी लिया गया स्थानीय स्तर पर या कुछ नेताओं ने पूछा है? नहीं, अभी तक कोई नहीं पूछा। क्या उम्मीद क्या रख रहे हो आज बीजेपी? देखिए, हम स्टूडेंट के नाते ये उम्मीद रख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिहार है, बिहार की शिक्षा मतलब व्यवस्था बढ़ाई जाए। क्या तुम्हें क्या उम्मीद है? जी वही हम लोग का भी है। गुब्बारे हैं तुम लोग के हाथ में, तो इसके जरिए तुम लोग कुछ दर्शाना चाहते हो, बताना चाहते हो, सरकार को सूचित करना चाहते हो? जी हम लोग मतलब आ रहे थे कोचिंग से, तो रास्ते में ही हम लोग के यहाँ अभी मतलब मेला नहीं पूजा हो रहा था, तो वहीं पे गुब्बारा वगैरह कोई बेच रहा था, तो इसे ले लिए हम लोग। तुमसे पूछा किसी ने अब आज घोषणा शिक्षा के बारे में, तुम्हारे कोचिंग के बारे में, तुम्हारे स्कूल के बारे में? जी नहीं, कोई नहीं पूछा। आपसे पूछा किसी ने क्या? नहीं, कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो, होना क्या चाहिए था? क्या आते या कुछ होता, होना क्या चाहिए था? हम लोग का विकास होगा, लॉकडाउन खुलेगा तभी ना विकास होगा, पढ़ाई नहीं हो रहा है। चलिए बिल्कुल जो स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं कि शिक्षा को लेकर और अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए और देखना होगा कि आज संकल्प पत्र में क्या होता है। आपको बता दें बीजेपी की तरफ से आज संकल्प पत्र जारी होगा। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से पटना में यह संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, इसी मंच से जारी होगा घोषणा पत्र जिसको नाम दिया गया संकल्प पत्र। 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प। रवि सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। रवि, जरा वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा पूछिए क्या सोचते हैं लोग, क्या चाहिए इस बार उनको? बिल्कुल हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे सीधे हम पूछते हैं। ये बताइए कि इस बार बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी होने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया होगा। हम लोग बिहार में होना क्या चाहिए? विकास होना चाहिए, विकास हम लोग करेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग विकास करेंगे। चलिए, लगता है ये कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की उम्मीद भी होना लाजमी है कि वो क्या सोचते हैं। हम सभी लोगों के पास लौटेंगे, आप सभी लगातार अपडेट हमें देते रहिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि सबसे बड़ा दंगल लगातार जारी है बिहार चुनाव को लेकर। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है।
और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।